हेलो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुकी हूँ फ्लेमिंगो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज वेस्टास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ। आप सभी लोगों से ज़रूर वॉच करिएगा। कह रहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ थर्ड लेवल इन द स्टोरी। पहला क्वेश्चन, हाउ डज द थर्ड लेवल रिलेट टू द थीम ऑफ एस्केपिज्म। देन why does Charlie believe in the existence of third level? What is the role of time period in the story? Then how does setting New York influence the mood of the story? What do you think the third level symbolizes in Charlie life? Then what does the story suggest about the nature of the time? What is the significance of Charlie's visit to the psychiatrist? Then we have how does the ending of the story affect its overall meaning? Then we have what could the third level represent in the context of human desire and dreams? तो इन सभी के आंसर्स हम एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट से कि कौन कौन से आंसर्स आपको लिखने। सबसे पहले अगर आप जाओगे पहले क्वेश्चन की तरफ, सिग्निफिकेंस ऑफ थर्ड लेवल पूछा जा रहा है, तो आपको पता है कि थर्ड लेवल एक ऐसी जगह है जहां पर चार्ली डिजायर कर रहा है टू लिव अ सिंपलर एंड मोर पीसफुल लाइफ एंड इट इज सर्विंग एज अ एस्केपिज्म, है ना। मतलब एक ऐसी जगह है जहां पर चार्ली इस मॉडर्न वर्ल्ड से, जहां पर वरीज हैं, टेंशंस हैं, ठीक है, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनसे बच करके बाहर निकलना चाहता है। रिलेशनशिप टू एस्केपिज्म अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आप कैसे डिफाइन करोगे थर्ड लेवल का? तो द थर्ड लेवल रिप्रेजेंट चार्ली डिजायर ऑफ एस्केपिज्म, ओके, दैट इज हिज करंट रियलिटी। अभी आपकी करंट रियलिटी अगर देखोगे चार्ली के रेफरेंस में आप, तो ट्रबल है ना, फास्ट पेस्ड लाइफ है, वरीज हैं और टेंशंस हैं, फियर है ऑफ वॉर। सो इट ऑफर्स हिम अ काइंड ऑफ रिट्रीट, एक ऐसी लाइफ में वो चला जाएगा जिससे वो एक सिंपलर लाइफ में पहुंच जाए। चार्ली का बिलीव क्या है थर्ड लेवल की एग्जिस्टेंस के ऊपर? तो बेसिकली चार्ली बिलीव करता है बिकॉज उसने उसको एक्सपीरियंस किया है, वो वहां पर फिजिकली जाकर के प्रेजेंट हुआ है और उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, ठीक है ना। एंड इज कन्विंस्ड दैट इट ऑफर्स अ फॉर्म ऑफ एस्केप फ्रॉम एंजाइटी एंड प्रेशर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, एंड ही ऑल्सो थिंक्स दैट कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो मुझे बेहतर जिंदगी मिलेगी। रोल ऑफ टाइम पीरियड के बारे में अगर आप बात करोगे तो जो टाइम दिखाया गया दैट इज ऑफ 1894 का टाइम दिखाया गया है, तो ये नॉस्टैल्जिया शो कर रहा है, ठीक है ना। गिल्सबर्ग की बात करी गई है जहां पर एक बेहतरीन जिंदगी हुआ करती थी जो आज के कंपैरिजन में बहुत अच्छी थी। फिफ्थ क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो सेटिंग करी गई है यहाँ पर न्यूयॉर्क की, ठीक है ना। एंड इफ वी टॉक अबाउट द मूड, तो न्यूयॉर्क बीइंग अ बस्लिंग एंड स्ट्रेसफुल सिटी, इट हैज बीन शोन, एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा हसल बसल है, लोग बहुत अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हैं। देन इट क्रिएट्स अ कंट्रास्ट टू द पीसफुल आइडियलाइज्ड वर्ल्ड जो चार्ली फाइंड करता है थ्रू थर्ड लेवल, एंड इट हाइटन्स द डिजायर्स ऑफ एस्केपिज्म ऑल्सो। तो आप देख रहे हो इंटरकनेक्टेड है सारे के सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट, थर्ड लेवल को एज अ सिंबल ऑफ चार्ली लाइफ क्यों बोल सकते हो आप? क्योंकि थर्ड लेवल सिंबलाइज करती है चार्लीज यर्निंग, यानी कि डिजायर फॉर व्हाट, पीसफुल, काम एंड सिंप्लिसिटी वाले वर्ड में जाने की, एज वेल एज उसकी डिजायर भी है, ही वांट्स टू एस्केप, है ना, फ्रॉम दिस ओवरवेलमिंग वर्ल्ड। नेक्स्ट वर्ड इज नेचर ऑफ टाइम के बारे में क्या सजेस्ट किया गया है? सो स्टोरी सजेस्ट करती है कि जो टाइम है इट इज जस्ट लाइक अ फ्लूइड, इट इज सब्जेक्टिव, है ना। इट्स नॉट जस्ट लीनियर, और आप बोल सकते हो हमारा परसेप्शन ऑफ टाइम को डिफाइन नहीं करता, इट कैन बी ऑल्टर्ड डिपेंडिंग ऑन आवर इमोशनल स्टेट और डिजायर्स। तो जैसी हमारी सोच होती है हम टाइम को वैसे ही कंसिडर करते हैं। अगर हमारी सोच बुरी होगी तो हम बुरा कंसिडर करेंगे, अच्छी होगी तो अच्छा करेंगे, राइट। जैसे चार्ली को लगता है कि गिल्सबर्ग जाने पर एक अच्छा समय होगा, एक पीसफुल टाइम होगा, वहाँ पे हम सुकून में रहेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हम हसल बसल में रह रहे हैं तो ये टाइम खराब है, तो हमें इसमें टेंशन ही होगी। नेक्स्ट, साइकियाट्रिस्ट का सिग्निफिकेंस याद दिखाया गया। साइकियाट्रिस्ट का रोल है टू चैलेंज चार्लीज व्यू एंड ऑफर रैशनल एक्सप्लेनेशन। वो बताता है ना कि तुम वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट कर रहे हो, यू आर लिविंग अ पैरेलल वर्ल्ड, है ना, जहाँ पर तुम एस्केपिज्म चाहते हो। सो मतलब उसका जो डाउट है इट कॉन्ट्रास्ट विद चार्लीज बिलीव इन द थर्ड लेवल। नेक्स्ट अगर आप जाओगे तो एंडिंग पे और ओवरऑल मीनिंग पे अगर हम बात करें तो द एंडिंग एड्स अ लेयर ऑफ एम्बिग्विटी, क्योंकि आपको पता है सैम का लेटर मिलता है ना। अब ये चार्ली की इमेजिनेशन है या सैम सच में पहुंच गया है, इट इज़ नॉट क्लियर, सो वो आपको लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, थर्ड लेवल एज अ सिंबल ऑफ ह्यूमन डिजायर क्यों दिखाया गया है? बिकॉज इट इज शोन एज अ मोर पीसफुल और सिंपलर प्लेस। तो आपको वही कनेक्ट करके क्वेश्चन का आंसर लिखना है। नाउ अगर हम सेकंड चैप्टर पे चलेंगे तो सेकंड चैप्टर इज द टाइगर किंग बाय कृष्णमूर्ति। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज द टाइगर किंग सो ऑब्सेस्ड विद किलिंग 100 टाइगर्स? What does the king's attitude towards tiger reflect about his character? How does the author use irony in the story?
What role does fate play in the story of Tiger King? Then we have the question, why is Tiger King death ironic? How does the writer present the conflict between power and nature? Then what is the significance of number of 100 tigers? ठीक है ना? What does the king's relationship with the astrologer indicate? How does the story critic of misuse of power and ego? What moral lesson can be drawn from the Tiger King's life? ये 10 के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आप लोग को अच्छे से देखने. So let's start with this. सबसे पहले अगर मैं जाऊंगी तो आपका पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको मिलता है, दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? द टाइगर किंग ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स है. सो आपको पता है टाइगर किंग को लेकर के एक भविष्यवाणी करी गई थी, है ना, और आपको पता है इनका जो ऑब्सेशन था इट वाज फिल्ड विद प्राइड, पावर एंड बिलीफ. तो ये उस बात को गलत प्रूफ करना चाहते थे और अपनी डोमिनेंस को दिखाना चाहते थे, ठीक है ना. तो इस वजह से इन्होंने 100 टाइगर्स किल करने का सोचा था. सो ही वाज ऑब्सेस्ड विद दैट. किंग का एटीट्यूड टुवर्ड्स टाइगर कैसा था? ही वाज एरोगेंट, है ना, एंड he has a disregard for nature as well. कितना हार्श रहे ना वो. तो टाइगर्स आर सीन एज ट्रॉफीज एंड सिंबल्स ऑफ हिज पावर. जितने टाइगर्स वो मारते जाएंगे वो उनकी ट्रॉफी और सिंबल्स बनते जाएंगे उनकी पावर के. आयरनी क्या है स्टोरी में? टाइगर किंग को मारने वाला एक वुडन टाइगर था. दिस वाज आयरनी. अब आप ये सोच नहीं सकते हो टाइगर का किंग मार दिया जाए एक टाइगर के द्वारा ही, वो भी वुडन टाइगर. नेक्स्ट, फेट इन द स्टोरी दिखाया गया है सेंट्रल रोल प्ले के तौर पर कि किस्मत के आगे किसी की भी नहीं चलती, किस्मत सबसे पावरफुल होती है. सो हाउ द किंग इज बाउंड टू द प्रोफेसी एंड द इवेंचुअल डेथ ऑफ हिज was ड्यू टू हिज फेट ओनली. हिज एरोगेंस लीड हिम टू द फेटल एंड. इसके पीछे रीजन भी उसकी एरोगेंस को दिखाया गया. आयरॉनिक डेथ ऑफ टाइगर किंग, वापस से क्वेश्चन घुमा करके पूछा कर गया तो उसको भी आपको वैसे ही आंसर करना है. जैसे आप देखो, ये देख रहे हो, हाउ डज द ऑथर यूज आयरनी एंड व्हाई इज द डेथ आयरॉनिक? अगेन टाइगर किंग को मारने वाला एक वुडन टाइगर था. नाउ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पावर एंड नेचर क्या दिखाया गया? नेचर के आगे आपको हार माननी ही पड़ती है. तो ये क्रिटिसाइज करता है हाउ ह्यूमन पावर एंड कंट्रोल ऑफन कोलाइड विद द नेचुरल वर्ल्ड, सजेस्टिंग दैट द नेचर इज ऑलवेज हैव द फाइनल वर्ड. मतलब आप नेचर के आगे कुछ भी करने की कोशिश कर लो, आप उससे फाइट नहीं कर सकते. सिग्निफिकेंस ऑफ 100 टाइगर्स क्या दिखाया गया? द 100 नंबर सिंबलाइजेस the tiger's obsession with dominance and his attempt to prove his superiority over the nature, and this also shows that his obsession towards making the prophecy wrong. किंग का रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजर के साथ क्या था? आपको पता है एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी करी थी बचपन में कि तुम्हें मारने वाला कौन होगा? एक टाइगर. तो उनका बस इतना ही रिलेशन था कि it emphasizing the king's belief in forces beyond the control which eventually lead to his downfall. Next, critic of misuse of power. अगर बताओगे और ईगो बताओगे तो कैसे बताओगे? द स्टोरी क्रिटिसाइजेस हाउ टाइगर किंग मिसयूजेस हिज पावर टू डिस्ट्रॉय नेचर फॉर हिज ईगो एंड अल्टीमेटली हिज ओन प्राइड्स लीड्स टू हिज डिमाइज. उनके घमंड की वजह से ही उनकी मौत होती है. नेक्स्ट, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वार्निंग अगेंस्ट एरोगेंस, अब्यूज ऑफ पावर एंड द इवेंचुअल डाउनफॉल ऑफ दोज हु थिंक दैट दे कैन कंट्रोल द नेचर. सो ये दिखाया गया है. नेक्स्ट चलेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, विच इज जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. This is written by Tishani Doshi. क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से. Why does the author describe Antarctica as a place of great mystery? What does author mean by calling the expedition journey to the end of the earth? How does the author perspective change during the course of journey? What's the role of Antarctica play in the global environment as mentioned in the story? What significance does the encounter with the penguins have in the story? या फिर आप इसको लास्ट में seals कंसिडर करो, penguins से बेटर है. आपके वहां पर जो वर्ड यूज हुआ है that is not exact penguins, that is seals. ठीक है ना. हाउ डज द ऑथर फील्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द एनवायरमेंट? व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड ड्यूरिंग द एक्सपेडिशन? हाउ डज द नैरेटिव एम्फसाइजेस द फ्रेजाइल नेचर ऑफ द प्लैनेट? व्हाट आर द की लेसन्स द ऑथर लर्न्स ड्यूरिंग द जर्नी? या व्हाट मैसेज डज द स्टोरी कन्वे अबाउट ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेचर? सो अब आप इसको किस तरीके से करोगे, लेट्स सी. सबसे पहले हम आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंटार्क्टिका एक प्लेस दिखाई गई एज अ मिस्ट्री क्योंकि इसकी आइसोलेशन, एक्सट्रीम कंडीशन और इसका अनएक्सप्लोर्ड एस्पेक्ट ही इसको क्या बनाता है सबसे अलग. तो इट होल्ड साइंटिफिक, इकोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल इंट्रीग. जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का रेफरेंस क्या है? द फ्रेज सजेस्ट दैट एन एक्सप्लोरेशन ऑफ द मोस्ट रिमोट एंड अनइनहैबिटेड प्लेस ऑफ द अर्थ. एक ऐसी जगह जहां पर बहुत कम लोग विजिट करते हैं या बहुत कम लोग जाते हैं, तो बहुत अलग. इट एम्फसाइजिंग द एक्सट्रीमिटी एंड द अननोन. ठीक है ना, अननोन इन द एक्सपेडिशन. Whereas change in perspective दिखाओगे तो author's perspective evolves as she experiences the beauty and fragility of Antarctica. तो धीरे धीरे करके उन्हें चेंजेस के बारे में पता चलता है. रोल्स ऑफ एंटार्क्टिका एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट के बारे में अगर बात करोगे तो इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल. ठीक है ना, रेगुलेटिंग द अर्थ क्लाइमेट एज प्रिजर्विंग
द बायोडाइवर्सिटी, इट्स आइस शीट एंड इकोसिस्टम इम्पैक्ट द प्लैनेट्स हेल्थ। आपको मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सबके बारे में पता चल जाएगा। पेंगुइन नहीं, बल्कि सील्स के बारे में आप लिखोगे। एनकाउंटर सिग्निफिकेंस, द एनकाउंटर विद seals highlights the connection between humans and nature and the emphasize to the importance of the preserving such untouched ecosystem। ठीक है, ये दिखाया गया है, इनकी इंपॉर्टेंस ये। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी कैसे दिखाओगे? द ऑथर इज क्रिटिकल ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट, सजेस्टिंग दैट द अर्थ इज फ्रेजाइल इकोसिस्टम एंड बीइंग हार्म्ड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन ग्रीड। सो दिस हैपेंस, हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं नेचर को। नेक्स्ट है चैलेंजेस ऑफ एक्सपेडिशंस, क्या क्या देखने के लिए मिले उनको। सो हार्श कंडीशन मिली, आइसोलेशन मिला एंड द नीड फॉर एंड्योरेंस वर द की चैलेंज, सिंबलाइजिंग द ह्यूमन स्पिरिट्स, परसिवरेंस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। नेक्स्ट अगर आप देखोगे फ्रेजालिटी ऑफ द प्लैनेट्स कैसे डिफाइन करा गया, तो जर्नी एम्फसाइजेस द डेलिकेट बैलेंस ऑफ द प्लैनेट्स इकोसिस्टम एंड द अर्जेंसी ऑफ प्रोटेक्टिंग देम अगेंस्ट द एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, ये हाईलाइट किया गया आपको। तो दिस इज द फ्रेजालिटी, कि कैसे ह्यूमन एक्शंस इंपैक्ट कर रहे हैं किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। नाउ लेसन क्या लर्न करने के लिए मिलता है? इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन टुवर्ड्स अवर प्लैनेट, एंडेंजर्ड एनवायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है। मैसेज क्या मिलता है ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी का? इट स्ट्रेसेस द नीड फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है ना, टू एक्ट विद ग्रेटर केयर फॉर नेचर, रिकॉग्नाइजिंग द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द प्लैनेट्स इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो ये हमें स्पेसिफिकली स्ट्रेस आउट करता है कि जरूरत है ह्यूमैनिटी लाने की अपने अंदर। नेक्स्ट अगर आप जाओगे तो आपको अगेन चैप्टर वाइज ये क्वेश्चन दिए गए द एनिमी के। अगर आप ये 10 क्वेश्चंस देखोगे, सो यू कैन रीड इट ऑल्सो। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ, ठीक। इसके आंसर्स एक बार देख लेते हैं हम लोग। द एनिमी इज रिटन बाय पर्ल्स बक। तो डॉक्टर सडाव का कॉन्फ्लिक्ट क्या दिखाया गया? ही वॉज इन डिलेमा, कि लॉयल्टी को वो प्रेफर करें या फिर ड्यूटी को। एनिमी सोल्जर सिग्निफिकेंस क्या दिखा रहा है? दिस शोज और रिप्रेजेंट द डीह्यूमनाइजेशन दैट अकर्स इन वॉर टाइम। नेक्स्ट डॉक्टर सडाव और उनकी वाइफ इवॉल्विंग रिलेशनशिप कैसा दिखाया गया है? दे नेविगेट द मॉरल डिलेमा टुगेदर, ऑब्वियसली दोनों ने मिलकर के डिलेमा को सॉर्ट आउट किया। देन देयर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग, यू विल सी कि उनका रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि हाना ने हर जगह पर मदद करी थी डॉक्टर सडाव की, ठीक है। देन रोल ऑफ ऑनर, ऑनर प्लेज द सेंट्रल रोल, है ना, सेंट्रल रोल इन द स्टोरी। कैसे? डॉक्टर सडाव का डिसीजन जो सेव करने के लिए था सोल्जर को, दोनों ही पेट्रियोटिज्म और एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना, दोनों को ही चैलेंज करता है। पेट्रियोटिज्म चैलेंज कैसे दिखाया गया? डॉक्टर सडाव का जो डिसीजन था, ठीक है ना, एनिमी सोल्जर को ट्रीट करने का, वहां पर देशभक्ति के ऊपर सवाल उठाया जाता। क्यों? क्योंकि वॉर टाइम पर अर्जिंग द रीडर टू कंसिडर द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ ओवर नेशनल लॉयल्टी। तो कई बार ना आप लोगों के टुवर्ड्स लॉयल नहीं होना होता, बल्कि कई बार आपको ह्यूमैनिटी के हिसाब से एक्शन करना होता है, ठीक है ना। डीह्यूमनाइजेशन वॉर टाइम पर कैसे दिखाया गया आपको? सो द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ वॉर reduces people to label enemies, stripping them of their individuality and humanity। so हम ह्यूमैनिटी अपने अंदर की खत्म कर देते हैं, इंडिविजुअलिटी खत्म कर देते हैं, और फिर आखिर में करते क्या है? एनिमी है वो मेरा, दुश्मन है मैं मेरा वो, तो उसके हिसाब से हम लोगों को हर्ट करना शुरू कर देते हैं। मॉरल डिलेमा आपको पहले ही देखने के लिए मिल गया है। सेटिंग इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल एंड होम सेटिंग, मतलब होम में ही हॉस्पिटैलिटी दे रहे हैं। दिस प्रोवाइड कंट्रास्टिंग environments from professional duty to personal conflict, highlighting the Dr. Sadaw internal battle. Next, ending and humanity theme. Ending shows human compassion and dignity transcend national boundaries and reinforcing the theme of universal humanity. Last पे अगर जाओगे, message on war and peace क्या बताया गया है? So this story suggests the war complexities go beyond black and white division and true peace requires compassion and understanding. तो अगर आपको किसी की मदद करनी है तो आपको हर तरह के prejudice से क्या होना पड़ता है? ऊपर उठना पड़ता है। Fine. नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। अभी हम लोगों ने कवर किया है हमारा द एनिमी चैप्टर। नाउ अभी हम लोग जो चैप्टर कवर करने वाले हैं दैट इज ऑन द फेस ऑफ इट। आप ये क्वेश्चंस देख सकते हो इसके ऑन द फेस ऑफ इट के। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑन द फेस ऑफ इट? व्हाट रोल डज जेरी फिजिकल अपीयरेंस प्ले इन द स्टोरी? How does Mr. Lamb character contrast with Derry? How does the relationship between Derry and Mr. Lamb evolve over the course of story? How is the theme of acceptance explored in the story? What Mr. Lamb mean when he says what you see in is not always what you get? How does the setting of Mr. Lamb house reflect the theme of the story? Then what is the significance of Derry's fear of people's reaction and his own self-consciousness? What is the role of metaphor of the lamb in Mr. Lamb's name? Now, what is central message of on the face of it? So let's do it.
क्वेश्चंस छोटे छोटे से हैं, इसके आंसर्स भी छोटे छोटे से और सिंपल सिंपल से ही हैं. सो लेट्स सी इट ऑन द फेस ऑफ इट, जो कि लिखा है सुसान हिल ने. इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल क्या है? इट शोज द डिफरेंस बिटवीन आउटवर्ड अपीयरेंस एंड द डीपर ट्रूथ. इट ऑल्सो क्वेश्चंस हाउ मच वी कैन नो बाय जस्ट लुकिंग एट समवन. सो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर बोला जाता है ना, तो वही इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है. डेरी का फिजिकल अपीयरेंस आपको पता ही है, उसका हाफ फेस बोन था, है ना, क्योंकि वो छोटा था जब, तो उसके ऊपर एसिड भी फेल हो गया था, है ना. तो जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है, उसको लोग उल्टा सीधा क्रिटिसाइज करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है और बहुत ही ज़्यादा डिजेक्टेड फील करता है. कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डेरी एंड मिस्टर लैम, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है. डेरी नेगेटिव है, मिस्टर लैम पॉजिटिव है. तो एक को पेसिमिस्टिक बोलोगे, यानी कि डेरी को पेसिमिस्टिक बोलोगे, मिस्टर लैम को ऑप्टिमिस्टिक बोलोगे. मिस्टर लैम हमेशा मोटिवेट करते हुए दिखाई दिए हैं डेरी को. रिलेशनशिप ऑफ इवोल्यूशन, तो आपको पता चलेगा ओवर टाइम मिस्टर लैम हेल्प डेरी शिफ्ट हिज पर्सपेक्टिव, टीचिंग हिम इनटू एम्ब्रेसिंग लाइफ एंड लुक बियॉन्ड द सुपरफिशियल जजमेंट्स. तो डेरी इम्प्रूव करता है ना, मिस्टर लैम के ओपिनियन की वजह से. थीम ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? द स्टोरी एम्फसाइजेस दैट ट्रू एक्सेप्टेंस कम फ्रॉम विद इन. अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो वो आपको अंदर से ही लाना पड़ेगा. दूसरा आपको एक्सेप्ट करता है, उस हिसाब से आपको अपनी एक्सेप्टेंस नहीं लेनी. सो द पीपल शुड नॉट लेट आउटवर्ड अपीयरेंस डिक्टेट देयर सेल्फ वर्थ. नेक्स्ट पे जाओगे अगर आप, तो कह रहा है व्हाट यू सी इज नॉट ऑलवेज व्हाट यू गेट. जो आपको दिखता है वो हमेशा आपको मिलता नहीं है. तो मिस्टर लैम स्टेटमेंट ये रिफ्लेक्ट करता है स्टोरी का डीपर थीम. अपीयरेंसेस काफ़ी टाइम आपको कैसे दिखाई देंगे? डिसीविंग, है ना. जो अच्छा दिख रहा है वो बुरा होता है, जो बुरा दिख रहा होता है वो अच्छा होता है ना. ट्रू वैल्यूज इंसान के अंदर होती हैं. 7th, सेटिंग ऑफ मिस्टर लैम हाउस. एक घर दिखाया गया है जिसके बाहर एक खूबसूरत सा गार्डन है ना, और उस गार्डन में एप्पल्स के पेड़ लगे हुए हैं. ठीक है, तो दिस शोज अ काइंड ऑफ इंक्लूसिविटी, ओपननेस एंड मिररिंग द थीम्स ऑफ एक्सेप्टेंस एंड ओवरकमिंग बैरियर्स. डेरी का फियर क्या है? ऑफ रिएक्शंस. डेरी फियर ऑफ रिजेक्शन रिफ्लेक्ट्स हाउ पीपल विद विजिबल डिफरेंसेस कैन इंटरनलाइज नेगेटिव परसेप्शन अफेक्टिंग देयर सेल्फ एस्टीम एंड इंटरेक्शन. तो कई बार होता है जब आपको लोग फेस से जज करते हैं और आप कंफ्यूज रहते हो, ठीक, कि वेदर यू हैव टू बी रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू देम या फिर आप उनको अपना इनर सेल्फ दिखाओ. तो कई बार ना आपको लगता है कि जैसे लोग आपको जज कर रहे हैं वैसे ही हो. नेक्स्ट, मेटाफर ऑफ लैम के नेम में क्या है? मिस्टर लैम इज अ सिंबल ऑफ काइंडनेस, ठीक है ना, पीस एंड एक्सेप्टेंस, कंट्रास्टिंग विद द हार्शनेस दैट डेरी फील्स फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड हिम. तो उनके नाम में मेटाफर कैसा है? तो मिस्टर लैम के नाम में मेटाफर ऐसे है कि बाहर से तो लोग उनको बोलते हैं लेमी लैम, है ना, क्योंकि वो लंगड़े हैं. तो बाहर से जैसे वो दिख रहे हैं, है ना, जितने इम्परफेक्ट वो बाहर से दिख रहे हैं उतने वो इम्परफेक्ट अंदर से नहीं है, वो अंदर से परफेक्ट है. सेंट्रल मैसेज आप बताओगे स्टोरी का क्या? द स्टोरी कन्वेज द इंपॉर्टेंस ऑफ लुकिंग बियॉन्ड आउटवर्ड अपीयरेंसेस, एनकरेजिंग एक्सेप्टेंस एंड पर्सनल ग्रोथ. तो आपको अपीयरेंस छोड़ करके अपनी इंटरनल ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए. नेक्स्ट अगर आप देखोगे मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड बाय ज़िटकालासा एंड बामा, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए गए. ये क्वेश्चंस हैं आपके चाइल्डहुड वाला ज़िटकालासा के चैप्टर के, और नीचे देखोगे आप तो ये बामा वाले क्वेश्चंस हैं. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके आंसर्स हम बताएंगे, मैंने हेडिंग्स के साथ आंसर्स लिखे हुए हैं. सो लेट्स डू इट. सबसे पहले हम ज़िटकालासा के पास जाते हैं. एक्सपीरियंसेस ग्रोइंग अप इन अ नेटिव अमेरिकन ट्राइब. सो ज़िटकालासा डिस्क्राइब करती हैं अपना बचपना जहाँ पर वो बहुत कनेक्टेड थी अपने कल्चर से, ठीक है ना, लेकिन शी हैज़ एक्सपीरियंस द पेन ऑफ कल्चरल लॉस जब वो कालिसला इंडियन स्कूल में पढ़ने गई थी. तो नेक्स्ट है कल्चरल असिमिलेशन. कैसे डिफाइन करोगे? तो स्टोरी क्रिटिसाइज करती है जबरदस्ती फोर्सफुली उनके ऊपर किसी ने क्या किया, अटैक किया, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करी, ठीक है ना. तो उन्हें जबरदस्ती वेस्टर्न कल्चर का पार्ट बनना पड़ा, है ना, चाहे वो एजुकेशन में हो चाहे वो रूल्स एंड रेगुलेशन में हो, उनको वही फॉलो करने पड़े. ट्रांजिशन टू अ बोर्डिंग स्कूल. तो ज़िटकालासा फील करती है डीप सेंस ऑफ लॉस व्हेन शी वाज इन कालिसला इंडियन स्कूल. इनको सेंस ऑफ एलियनेशन भी फील होता है, मतलब शी वाज लाइक कि मैं कहीं दूसरे ही पार्ट से हूँ, इनका हिस्सा नहीं हूँ मैं. कल्चरल रूट्स एंड प्लेस्ड इन अ सिस्टम दैट सीक्स टू इरेज हर हेरिटेज. सो पूरी तरीके से वो टूटी हुई है इस पार्ट पर. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कल्चर्स दिखाए गए. नेटिव अमेरिकन ट्रेडिशन विद वेस्टर्न वैल्यूज शोकेसिंग द डैमेजिंग इम्पैक्ट ऑफ फोर्स्ड असिमिलेशन. सिग्निफिकेंस ऑफ कटिंग हेयर बताओगे? तो दैट इज द लॉस्ट ऑफ स्पिरिट.
तो इट सिंपलाइजेस, मतलब कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर मतलब आपकी आइडेंटिटी, आपका कल्चर आप खो रहे हो। इंटरनल स्ट्रगल और कल्चरल आइडेंटिटी क्या दिखाया गया, तो ज़िटकाला सा का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सिंबलाइजेस द लार्जर स्ट्रगल्स ऑफ नेटिव अमेरिकन्स इन मेंटेनिंग देयर कल्चरल आइडेंटिटी इन द फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म, है ना। जब आपको कोई और ओवर पार करने की कोशिश कर रहा होता है तो आप काफ़ी सारी चीज़ें खो देते हो। इमोशंस व्हेन रिकॉलिंग चाइल्डहुड मेमोरीज, अच्छा नहीं था ना, शी फेस डिस्क्रिमिनेशन, तो ऑब्वियसली शी वॉज सैड, गुस्सा भी आता है, कंफ्यूज भी दिखाई दी है वो। रेजिस्टेंस टू कॉलोनियलिज्म, आपको पता है जब ज़िटकाला सा को बाल काटने के लिए बोला गया था तो उन्होंने रेबिल किया था, उन्होंने छुपने की कोशिश करी, हाथ पैर मारने की कोशिश करी, बट शी वॉज अनेबल टू कम आउट ऑफ इट। तो स्टोरी रिफ्लेक्ट करती है द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द colonial oppression, highlighting the strength of indigenous identities and culture. Larger Native American history. ज़िटकाला सा की story is a part of broader struggle of Native American in preserving their cultural heritage amid colonial encroachment. अच्छा, reconciliation के बारे में अगर बात करोगे तो ज़िटकाला सा क्या लर्न करती है यहाँ पर, that reconcile of her cultural identity with her new life in Western world using her experience to advocate for Native American राइट्स। ओके, तो ये लड़ती हैं, अपने लिए फाइट करती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली शी वॉज डिस्टॉर्टेड। अच्छा, बामा के सीन में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दिखाया गया है, आपको पता है ना, अनटचेबिलिटी चल रही थी, तो आप बताओगे दिस इज द सिस्टमेटिक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड द अनफेयरनेस ऑफ द सोशल हायरार्कीज। सेकेंड, इवोल्यूशन ऑफ एटीट्यूड, तो बामा ने सीखा कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी डिग्निटी के लिए फाइट किया, वो अपने क्लास 3rd में टॉप करके आई थी। सो आप लिखोगे हर कम्युनिटी स्टेटस लीडिंग हर चैलेंज टू द डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस। रोल ऑफ एजुकेशन क्या दिखाया गया, एजुकेशन ने एम्पावर किया बामा को, ठीक है ना, हेल्पिंग हर ओवरकम सोशल बैरियर्स एंड इंक्रीजिंग हर अवेयरनेस ऑफ द नीड ऑफ सोशल चेंज। उनके भाई ने उनको ये बताया था और उनके भाई की गाइडेंस से वो एक्चुअली डिग्निटी मेंटेन कर पाई या डिग्निटी अचीव कर पाई, आप बोल सकते हो। सोशल इनइक्वालिटी थीम कैसे हाईलाइट किया गया इसको, द स्टोरी हाईलाइट्स द रिजिड कास्ट सिस्टम इलस्ट्रेटिंग द चैलेंजेस ऑफ ओवरकमिंग एंट्रेंच्ड सोशल इनइक्वालिटी। तो सोशल इनइक्वालिटी थीम यहाँ पर क्या हाईलाइट किया गया है, द रिजिड कास्ट सिस्टम, जिसमें आप एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी को और मेन स्ट्रीम कम्युनिटी को देखते हो, जहाँ पर मेन स्ट्रीम कम्युनिटी आपकी डोमिनेंट है। चलो नेक्स्ट, शेम ऑफ फैमिली स्टेटस, बामा फील करती हैं अशेम्ड ऑफ हर फैमिली कास्ट पोर्शन ड्यू टू स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट आप देखोगे तो ह्यूमर एंड आयरनी भी दिखाया गया है, ऑथर यूज करती है ना ह्यूमर एंड आयरनी टू सटली क्रिटिक द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। मतलब आपको याद होगा वो वड़ी वाले पैकेट के सीन पर वो हंसती हैं, बट फिर उन्हें रियलाइज होता है कि ये गलत है। ओवरकमिंग सोशल बैरियर्स यहाँ पे कैसे दिखाया गया, द स्टोरी एनकरेजेस ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सोसाइटल कंस्ट्रेंट एंड चैलेंजिंग सोशल इनजस्टिस थ्रू एजुकेशन एंड अवेयरनेस। ओके नेक्स्ट, बामा का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, बामा ग्रोथ रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रगल फॉर डिग्निटी एंड इक्वालिटी, शोइंग हर सेल्फ अवेयरनेस एंड एजुकेशन कैन एम्पावर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स। सो पढ़ोगे लिखोगे तो आप एम्पावर हो सकते हो। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन 9th वाला है, सेल्फ एम्पावरमेंट थीम कैसे दिखाया गया है, तो एडवोकेट्स फॉर द पावर सेल्फ एम्पावरमेंट एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी एंड सोशल इनइक्वालिटी। तो अगर आपको ओवरकम करना है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को या इनइक्वालिटी को, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप सेल्फ एम्पावरमेंट फील करोगे। लास्ट, एंडिंग एंड इनर स्ट्रेंथ। एंडिंग क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, बामा रिजॉल्व टू स्टैंड अप अगेंस्ट इनजस्टिस, सिंबलाइजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन स्पिरिट इन ओवरकमिंग सिस्टमेटिक ऑपरेशन। ओके, सो बामा इज एक्चुअली अ गर्ल who is so much courageous and सुनती भी बहुत अच्छे से थी वो अपने भाई को। सो विद दिस आई होप कि आप लोग को सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे, इनको प्रिपेयर करके ज़रूर जाना। बाय।